नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ अहम बैठक कर वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को और गति देने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों, आर्थिक चुनौतियों और विकास की संभावनाओं को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में भारत की आर्थिक मजबूती को बनाए रखने और विकास दर को तेज करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों पर मंथन हुआ और प्रधानमंत्री और परिषद के सदस्यों ने बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी और सशक्त बनाने के सुझावों पर चर्चा की। बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों पर विशेष जोर दिया गया। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के उद्देश्य से कई संभावित सुधारों पर विचार किया गया और परिषद के सदस्यों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने से जुड़े सुझाव भी साझा किए। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के संभावित प्रभावों पर भी बैठक में चर्चा हुई। सदस्यों ने भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का आकलन प्रस्तुत करते हुए भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर अपने विचार रखे और वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, व्यापारिक अनिश्चितताओं और असमान विकास दर के बीच भारत की आर्थिक रणनीति को लेकर भी यहां पर चर्चा की। गौरतलब है कि पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील की थी। उन्होंने इसे देश की आर्थिक मजबूती और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कदम बताया था। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, सरकार की ओर से आर्थिक सुधारों और कारोबारी सुगमता पर फोकस भारत की विकास की गति को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो तस्वीरों के माध्यम से यही समझ आ रहा है कि ये बैठक अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो भूमिका निभाती है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में ग्रीन कार्ड नीति को लेकर मचे विवाद के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपना रुख कुछ नरम किया है। उद्योग जगत के भारी दबाव के बाद अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अधिकांश वर्क वीजा धारकों पर इस नई नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा यानी कि USCIS द्वारा हाल ही में लागू की गई नीति के तहत ग्रीन कार्ड आवेदन करने वाले कई प्रवासियों को अपने मूल देश लौटने की अनिवार्यता से उद्योग जगत में चिंता फैल गई थी। इसके बाद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य प्रमुख क्षेत्रों की कंपनियों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि कई बड़ी कंपनियों, उद्योग संगठनों और शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों ने व्हाइट हाउस, गृह सुरक्षा विभाग, श्रम मंत्रालय और विदेश विभाग के अधिकारियों से लगातार बातचीत की और इन बैठकों और ईमेल संवादों के जरिए उद्योग जगत ने चेतावनी दी कि ये नीति अमेरिका कार्यबल और नवाचार पर नकारात्मक असर डाल सकती है और अमेरिका वाणिज्य मंडल सहित कई व्यापारिक संगठनों ने प्रशासन से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की और उनका कहना था कि अस्पष्ट नियमों के कारण कंपनियों में असमंजस की स्थिति बन रही है और विदेशी कुशल कर्मचारियों की भर्ती प्रभावित हो सकती है। इसके बाद पिछले कुछ सप्ताह से अंत में प्रशासन के रुख में बदलाव देखने को मिला। USCIS अधिकारियों ने निजी बैठकों में उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वो अधिकांश वर्क वीजा धारकों को देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि स्थायी निवास ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर काम करने वाले अधिकांश प्रवासियों पर इसका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक और विस्तृत दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे अनिश्चितता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुद्दे पर कारोबारी समूह ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक और व्हाइट हाउस के से जुड़े कई जो है करीबी सलाहकार शामिल थे, उनके साथ लगातार संपर्क में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अमेरिका की आव्रजन नीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को उजागर करता है। यानी तस्वीरों के माध्यम से सीधा समझ आ रहा है कि यहां पर ग्रीन कार्ड को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति डगमगाती नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ सीधे रुख करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को राजधानी के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के बैनर तले 5 घंटे लंबा विरोध प्रदर्शन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों छात्र युवाओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA और शिक्षा मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगाते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने की मांग उठाई गई।
प्रदर्शन के दौरान मंच से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सरकार को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि शाम 5 बजे तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो आंदोलन को देश भर के विभिन्न शहरों में और तेज किया जाएगा। दिपके ने कहा कि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय करने के लिए है। और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जहां सिस्टम सड़ता है वहीं कॉकरोच बाहर निकलते हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर जुटी भीड़ को व्यवस्था के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश का प्रतीक बताया और दीपके ने इस संगठन के नाम पर उठने वाले सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कॉकरोच उस व्यवस्था की सड़न का प्रतीक है जहां पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि यदि आज लोग खुद को कॉकरोच कहकर सामने आ रहे हैं तो ये सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। दीपके ने प्रदर्शन के दौरान समर्थकों से अपील की कि आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखा जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से वो लगातार लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शन की गरिमा जो है वो भंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें इस आंदोलन को असफल करना चाहती हैं, लेकिन छात्र और युवा इसे सफल बनाएंगे। प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया और जमीनी आंदोलन को लेकर चर्चा हुई और दीपके ने कहा कि पहले ये कहा जाता था कि कॉकरोच जनता पार्टी केवल सोशल मीडिया तक सीमित है, लेकिन जंतर मंतर पर उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया कि युवाओं की आवाज़ अब सड़क पर भी मजबूती से उठ रही है। और इस प्रदर्शन में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। उन्होंने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो सद्भावना और शांति का संदेश लेकर आए हैं। वांगचुक ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र की ताकत है और इसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एजुकेशन मिनिस्टर कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो जैसे नारे भी लगाए। और जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही तय करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल नहीं हो सकता। एक अन्य प्रदर्शनकारी शादाब ने कहा कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग पर आधारित है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि सरकार को योग्य नेतृत्व के हाथों में शिक्षा मंत्रालय सौंप देना चाहिए। करीब 5 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। आंदोलन के समापन पर प्रतिभागियों ने सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की अपील की है। आने की वजह यह है कि भारत के अंदर 80 महिलाओं का रेप दिन के अंदर होता है, एक दिन के अंदर। इस कारण से मैं राजनीति में आया और यही मेरा मुद्दा हमेशा रहता है। ये केवल राजनीति में हो क्या हो? जी अभी राजनीति में केवल एज अ यूथ पॉलिटिशियन, अंडर पावर नहीं हूँ, एज अ पॉलिटिशियन हूँ, यूथ पॉलिटिशियन। ऋषि पाहुजा मेरा नाम है, सर्च भी कर सकते हैं। तो आने का मकसद क्या है? आने का मकसद मेरा ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर एक तो इस्तीफा दें, क्योंकि 5 बच्चों की जितनी मुझे खबर है कि उन्होंने सुसाइड कर ली नीट के चक्कर में, और नीट बार बार लीक होता है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर कंसेंट नहीं सिखाया जाता, कंसेंट सिखाया जाए रेप कम हो, कंसेंट सिखाया जाए रेप कम होंगे। और अगर स्पोर्ट्स की करिकुलम सही की जाए, बच्चों की फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। बच्चों के दिमाग को शार्प नहीं किया जाता है। स्कूलों के अंदर मिड डे मील गंदा मिलता है। चाइना एज अ डिक्टेटरशिप, चाइना में अच्छा मिलता है। हमारे देश की सरकार को समझने की जरूरत है। एजुकेशन मिनिस्ट्री को खासकर महिलाओं की इज्जत करना स्कूल में जरूर सिखाना चाहिए ताकि रेप केसेस कम हो। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ, मेहरौली से। आने का यहाँ पे क्या वजह है, मकसद क्या है यहाँ? मैं आने का मकसद है कि जो ये चैलेंज किया जाएगा कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया पे है, तो हमने बता दिया कि हम ग्राउंड पर भी हैं। और शहीद भगत सिंह का फैन जो है भाई दीप के, वो आज आ गया है। और जैसे शहीद भगत सिंह ने असेंबली बम मार के सारी युवाओं को, देश की युवाओं को, देश की जनता को जगाने का काम किया था, आज भाई ने भी असेंबली में आके बम फोड़ के उनको पूरे देश के युवाओं को, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक युवाओं को जगाने का काम किया। सोशल मीडिया के माध्यम जरूर जाएगा और आपके माध्यम जरूर जाएगा ये मैसेज। सर कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। आने की वजह क्या है? आने की वजह जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे देश के शिक्षा मंत्री, बच्चे का पेपर लीक होता है बार बार, तो उसके व्यवस्था अपने को चेंज करें और वो नैतिकता पे आधार पे अपना इस्तीफा दें ताकि इन बच्चों को दोबारा अच्छे शिक्षा मंत्री मिल सके। भैया कहाँ से आए आप? मीडिया से। अच्छा, आप मीडिया से ही हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, मीडिया भी यहाँ पे पहुँची। बताइए कहाँ से आए? बागीबलिया, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी। अच्छा, वहाँ से आए आप? जी। चलिए सर, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए?
मैं इधर ही दिल्ली का ही हूँ, दिल्ली से। आने की वजह क्या है? वही तो प्रदर्शन है जनता। क्या है प्रदर्शन? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। क्यों इस्तीफा दें? पेपर लीक करे थे ना नीट का, इसके लिए। इसलिए इस्तीफा दें। कहाँ से आए हो? यूपी से। यूपी में कहाँ से? मुजफ्फरनगर। क्यों आए हो? प्रोटेस्ट करने आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्यों देंगे धर्मेंद्र प्रधान? जब 2014 से लगातार पेपर लीक हो रहा है हर साल, तो नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। चलिए, कह रहे नैतिकता के हिसाब से। यहाँ पे आप देखेंगे तो लोग हैं, इनसे पूछते हैं। एक सेकंड, वो सही कह रहा है, वो बात सही कह रहा है। हम नागपुर से आने वाले। नागपुर से महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र नागपुर से यहाँ आने की वजह? जो आप देख रही हैं वही है। मैं आपको मालूम है, मैं रात भर बिना सोए, मैं 3 दिन से इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं देखना चाहता था कि इस देश का जो युवा है, जो दिल्ली में इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे जमा कैसे होते हैं। मैं देख के आगे सिर्फ डिसअपॉइंट हुआ। डिसअपॉइंट, ये नारेबाजी करके देश जीतने आए हैं, नारेबाजी। एक प्रधान को कितने बार इस्तीफा मांगोगे? अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही है तो आप प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो। आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा तो आप वापस से हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगोगे। कल आपको कुछ और नहीं मिलेगा, आप उसका इस्तीफा मांगोगे। हम कितने दिन इस्तीफा मांगेंगे? इस देश का नागरिक क्या धूप में खड़ा होने के लिए पैदा हुआ है? इनमें से हर एक नागरिक को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अवेयर बनाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा। एंड आई टेल यू, हम कॉकरोचेस नहीं है। कोई कॉकरोच इस देश को बदलने की क्षमता रखता होगा तो एक पढ़ा लिखा और एक फेल्ड ब्यूरोक्रेट है। फेल्ड ब्यूरोक्रेट, जितने ब्यूरोक्रेसी में जा चुके हैं ना, वो सारे लोग सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो चलिए सीधे रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को घोषणा की कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन दिल्ली से सिलीगुड़ी तक चलाई जाएगी, जो मार्ग में लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहरों को भी जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य देश में तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। रेल मंत्री ने कोलकाता में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि ये हाई स्पीड कॉरिडोर यात्रियों को मात्र लगभग 6 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी तक पहुंचने में सक्षम होगा। उन्होंने इसे देश के परिवहन ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए कई नई रेल परियोजनाओं की भी घोषणा की गई। रेल मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो नेटवर्क के लिए 60 नई पीढ़ी की ट्रेनें शामिल करने जा रहा है, जिससे शहरी परिवहन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में रेलवे और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में तेजी आई है और कोलकाता मेट्रो में भी पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से रेलवे सेवाओं को आधुनिक, सुविधाजनक और कुशल बनाना है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित राज्यों और हितधारकों से सकारात्मक सहयोग मिल रहा है, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कोलकाता मेट्रो में यात्रा भी की और यात्रियों से बातचीत की। उन्होंने ऑटो रिक्शा की सवारी कर स्थानीय परिवहन व्यवस्था का भी अनुभव लिया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भविष्य में और भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय से भारी कमी आएगी। इस बैठक के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की और आईटी सेक्टर के विकास पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया। 60 नए जनरेशन की ट्रेन्स, 60 न्यू जनरेशन ट्रेन्स we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted. Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chandigarh area, other sections, lot of improvements will happen in the mobility in Kolkata. कोलकाता शहर के अंदर मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, जैसा चिंगरीघाटा और बाकी सब जगह जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते जाएंगे, कोलकाता शहर के अंदर मोबिलिटी बहुत बढ़ेगी। 60 नए जनरेशन की ट्रेन कोलकाता मेट्रो के लिए प्लानिंग है, जो आगामी 4 से 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो में इंडक्ट हो जाएगी, जिससे कोलकाता मेट्रो के पैसेंजर्स को, कोलकाता शहर के निवासियों को एक नए तरह की सर्विस मिलेगी। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।